हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम जो पन्ना राज्य है, जैसे मध्य प्रदेश प्रशासनिक मुख्य परीक्षा का जो पेपर 1 आता है उसका पार्ट ए है और उसमें यूनिट 5 आता है। तो उसमें रियासतों के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे 6 रियासतों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना अपन को, जैसे कि गोंड रियासत, दूसरी बुंदेला रियासत हो जाती है, बघेलखंड की रियासत हो जाती है, सिंधियाओं की रियासत हो जाती है, होलकरों की रियासत हो जाती है और भोपाल की रियासत हो जाती है। और कुछ जो महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे इस यूनिट में। जैसे कि इसमें जो सिलेबस में दिया गया है, जनजाति नायकों का संघर्ष एवं इतिहास में योगदान, जैसे भीमा नायक, टांटिया भील, खाजिया नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, गंजन सिंह कुरकू, बादल भोई, पेमा फाल्या इत्यादि के बारे में। तो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं पन्ना राज्य का उद्भव और उत्कर्ष। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो मुख्य रूप से अभी अपन बात करेंगे छत्रसाल बुंदेला के बारे में, हालांकि स्टार्टिंग करते हैं जिसकी पृष्ठभूमि बनाते हैं। तो चंपत राय बुंदेला से स्टार्टिंग करते हैं। चंपत राय बुंदेला का जो शासनकाल होता है 1636 से 1641 तक चलता है। देखो, चंपत राय बुंदेला के बारे में बात करें तो ओरछा के जो संस्थापक रहे हैं रुद्र प्रताप, ठीक है, उनके ये क्या है, वंशज हैं। जो चंपत राय हैं वो ओरछा के संस्थापक हैं रुद्र प्रताप सिंह, उसके वंशज रहे हैं। इन्हें महोबा की जागीर प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो क्या थे, ये बहुत सक्रिय थे, मतलब एक है ना, लड़ने में वगैरह में, है ना, अपना राज्य विस्तार, एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी ये राजा थे। तो 1636 से 41 में उन्होंने ओरछा पर अधिकार कर लिया और मुगल सत्ता को इन्होंने चुनौती दे दी थी, ठीक है। यानी ओरछा की जो जनता थी उस पर कंट्रोल कर लिया और कंट्रोल करने के परिणाम स्वरूप मुगल सत्ता को उन्होंने चुनौती दे डाली थी। अब ओरछा के तत्कालीन जो शासक थे उस टाइम पर, वो चतुर चालाक थे, पहाड़ सिंह बुंदेला, इनके बारे में अपन सुना ही है। जैसे कि पहाड़ सिंह बुंदेला के बारे में जो गौड़ शासक था इसी तत्कालीन टाइम पर, तो हृदय साय, तो उस पर जाके अटैक कर देता है, तो उसको मार देता है। फिर ये पीछे से फिर औरंगजेब ने विरोध करता है, औरंगजेब। फिर ये जो जंगलों में होके भागता है तो गोंड आदिवासी इसको भी मार डालते हैं, ऐसा इसकी कहानी होती है। तो ओरछा के तत्कालीन चतुर शासक पहाड़ सिंह बुंदेला होते हैं। जो पहाड़ सिंह बुंदेला, उन्होंने चंपत राय को मुगल सेवा स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया था, परंतु बाद में चंपत राय ने औरंगजेब की विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और कालांतर में इसकी, इसी मैंने जो कहानी बताई थी उसके परिणाम स्वरूप इसकी मृत्यु हो जाती है। तो चंपत राय का जो पुत्र था छत्रसाल बुंदेला था। चंपत राय का पुत्र कौन है? छत्रसाल बुंदेला। बहुत यशस्वी था ये, ठीक है, जिसने एक बुंदेलखंड के पूर्वी डंगाई भाग, बुंदेलखंड में देखेंगे अपन डंगाई भाग होता है, तो पूर्वी डंगाई भाग में नवीन पन्ना राज्य की स्थापना की है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं अपन छत्रसाल बुंदेला से। इनके बारे में जो पढ़ेंगे अपन 1649 से 1731 तक के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जो जन्म होता है 4 मई 1649 में जन्म होता है। इनकी उपनाम बात करें तो महाबली कहते हैं इनको। इनके भी जो दोहा पढ़ेंगे तो उनसे समझ में आता है, और बुंदेलखंड केसरी, ये 2 उपनाम हैं इनके। जब इनकी आयु 16 वर्ष की थी, जब इनकी आयु 16 वर्ष की थी तो मिर्जा राजा जयसिंह थे, इनके नेतृत्व में दक्षिण भारत की मुगल अभियान में ये शामिल हो गए थे। कहाँ पे हो गए थे? दक्षिण अभियान में शामिल हो गए थे। किनके साथ में? मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में 16 वर्ष की आयु में। इसी समय छत्रसाल की मुलाकात शिवाजी महाराज से सन 1667 के अंत में हो गई थी। देखो क्या बोल रहे हैं कि छत्रसाल का जन्म कब होता है? 4 मई 1649 को। उपनाम इनका महाबली बुंदेलखंड केसरी होता है।
16 वर्ष की आयु में छत्रसाल ने दक्षिण भारत के मुगल अभियान के सेना नायक मिर्जा राजा जयसिंह को की सेना में कार्य करना शुरू कर दिया था। उसी समय पर इनकी मुलाकात शिवाजी महाराज से हो जाती है 1667 के अंत में। तो जैसे इनकी मुलाकात होती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज होते हैं छत्रसाल को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि तमाम प्रकार की राजनीतिक कूटनीतिक शिक्षाएं दी उन्होंने और बुंदेलखंड में जाकर के स्वतंत्रता युद्ध छेड़ने के लिए उनसे कहा। तो एक पंडित गुरुलाल ब्रह्मभट्ट के ग्रंथ प्रकाश के अनुसार क्या लिखते हैं कि शिवाजी ने छत्रसाल की कमर में तलवार बांध कर कहा था कि जाओ तुर्कों को अपनी अंचल से बाहर करो और सेना का संगठन तैयार करो। क्या कहते हैं, शिवाजी ने छत्रसाल की कमर में तलवार बांधकर कहा था कि जाओ तुर्कों को अपने अंचल से बाहर करो और सेना का संगठन तैयार करो। भवानी का नाम लेकर प्रदेश के शत्रुओं से जूझ पड़ो और बैजनाथ सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस टाइप का उन्होंने बोला है। तो तुर्कों को अपने अंचल से बाहर करो, सेना का संगठन करो, भवानी का नाम लो, बैजनाथ सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऐसा एक कोटेशन दिया है पंडित गुरुलाल ब्रह्मभट्ट के ग्रंथ प्रकाश के अनुसार। अब स्वतंत्र पन्ना राज्य की स्थापना के बारे में देख लेते हैं कि छत्रसाल ने 1679 तक पूर्वी बुंदेलखंड यानी जो डंगाई क्षेत्र होता है वहाँ पे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना कर दी। इनके बारे में यदि बात करें जो बुंदेलखंड के बारे में, तो इसकी जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा वो कहाँ पे लगती है, कालपी में लगती है, यहाँ पे कालपी में। और जो दक्षिणी सीमा सागर सिरोंज से लगती है और पश्चिमी सीमा ओरछा दतिया राज्य से लगती है, ठीक है। और जो पूर्वी सीमा लगती है इधर टॉन्स नदी होती है ना, उधर तक लगती है। तो इसी के बारे में ये जो दोहा बना हुआ है इस क्षेत्र को दर्शाता है। इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टॉन्स, यानी उत्तर में जाएंगे तो जमुना आएगी और दक्षिण में जाएंगे तो नर्मदा, इधर पश्चिम में जाएंगे तो चंबल मिल जाएगी और पूर्व में जाएंगे टॉन्स मिल जाएगी। छत्रसाल से लड़ने की रही न काहू हौस, यानी इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टॉन्स, छत्रसाल से लड़ने की रही न काहू ढौंस, यानी छत्रसाल से लड़ने की किसी में हिम्मत नहीं है, ठीक है। जमुना से लगाकर नर्मदा तक, चंबल से टॉन्स तक का जो क्षेत्र है वो छत्रसाल का इलाका आता है। तो अब इनके बारे में जो देखा जाता है, एक और इनके बारे में राज्य का शासन संचालन के बारे में इनका एक अच्छा शासन संचालन नीति के बारे में दिया गया कि राजी सब रैयत रहे ताजी रहे सिपाही, छत्रसाल ता राज को बार न बाकी जाही, यानी जो वहाँ की जनता है वो सब बढ़िया सुख शांति से रहती है। सिपाही वगैरह होते हैं जो बहुत तैनात रहते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं हमेशा। और जो छत्रसाल का राज है वहाँ पे कोई मतलब उसका कोई बार बांका नहीं कर सकता है, कोई जाएगा तो सीधे मर के आएगा। इनकी जो मृत्यु होती है 81 वर्ष की आयु में 1731 में हो जाती है। अब आगे देखेंगे तो महाराजा छत्रसाल बुंदेला के कार्य, सैन्य अभियान और उपलब्धियों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो राज्य की स्थापना एवं संघर्ष के बारे में देखेंगे। राज्य की स्थापना संघर्ष, छत्रसाल ने जीवन की अंतिम सांस तक बुंदेलखंड की रक्षा के लिए 52 अपराजय युद्ध लड़े हैं। राज्य की स्थापना कैसे की उन्होंने, भैया छत्रसाल ने जीवन की अंतिम सांस तक बुंदेलखंड की रक्षा के लिए 52 अपराजय युद्ध लड़े हैं, बुंदेलखंड में मुगलों को घुसने नहीं दिया और एक स्वतंत्र डंगाई राज्य की स्थापना की थी उन्होंने। दूसरा पॉइंट, यदि सैन्य संगठन से संबंधित बात करें पर, तो उन्होंने सभी राजपूत वंश के योद्धाओं को संगठित करके एक विशाल सेना खड़ी की। मऊ को सुरक्षित सैन्य मुख्यालय बनाया था जो पहाड़ियों वनों से सुरक्षित था। अगला यदि मैं बात करूं प्रमुख युद्ध और अभियानों के बारे में, जैसे कि बीजापुर का युद्ध 1665 में होता है, यहाँ पर राजा जयसिंह के साथ में मिलकर के वो दक्षिण अभियान में भाग लेते हैं और असाधारण वीरता दिखाते हैं वो। फिर देवगढ़ विजय के बारे में बात करें तो छिंदवाड़ा के गौड़ राजा को हराते हैं जो मुगलों का सहयोगी था। दमोनी अभियान 1673 के बारे में बात करें अपन, तो मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी, जैसे कि जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज
जो मराठा पेशवा वगैरह यही नीति को अपनाते थे, गुरिल्ला युद्ध नीति को। तो धमौनी अभियान में 1673 में भी छत्रसाल जी ने भी गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी और औरंगजेब ने जवाब में रोहिल्ला फौजदार नियुक्त किया था इसके जवाब में, इसको कंट्रोल करने के लिए। ओरछा और नरवर पर नियंत्रण, मुगल समर्थक ओरछा के क्षेत्रों और आगरा सूबा के नरवर को जीत लिया था उन्होंने। विभिन्न क्षेत्रों से धन वसूली के बारे में, जैसे रायसेन, राठ, महोआ, ग्वालियर, सागर, दमोह आदि से धन वसूल कर राजकोष को इन्होंने मजबूत किया। मोहम्मद बंगस से युद्ध के बारे में बात करें तो बंगस ने छत्रसाल की राजधानी घेर ली थी। तब पेशवा बाजीराव से सहायता ली और बंगस को इन्होंने पराजित कर दिया था। इन्होंने पेशवा बाजीराव। तो यहाँ पे एक कहावत चलती है कि जब बंगस छत्रसाल के राज को घेर लेता है तब छत्रसाल ऑलमोस्ट बूढ़े हो जाते हैं। तो उस टाइम पर एक कहावत कहते हैं कि जो बीती गज ग्रह पर सो गति भई है आज, जो बीती गज ग्रह पर सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी लाज। यानी जो बीती गजग्रह, गजग्रह मतलब जिसको कभी विशाल का है, मतलब बहुत डेंजर शत्रु टाइप का होता ना, ऐसे मुगल वगैरह होते थे वो भयंकर जो से अटैक करते थे, उस टाइप की जो गति आज हो गई है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो बोले कि बुंदेलखंड है वहाँ की इज्जत का सवाल है भैया। बाजीराव जो मराठा थे, पेशवा थे, उनको बुलाते हैं, बोले तुम आकर के इसको कंट्रोल करो, इसको हराओ। किसको? बंगस को, मोहम्मद बंगस को। तो क्या कहते हैं यहाँ की लाज बच जाएगी। और एक्चुअल में जो मोहम्मद बंगस था ना, ये मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक जो राज करता है, मतलब अपन लेटर मुगलों के बारे में पढ़ते हैं जब, तो इसने इलाहाबाद का सूबेदार नियुक्त कर दिया था, वही है ये मोहम्मद बंगस। अब नवीन राजधानी के बारे में बात करें, 1675 में पन्ना के वनवासी क्षेत्र में गौड़ जनजाति का प्रभुत्व था, तो छत्रसाल ने इसी स्थान पर पन्ना की राजधानी पन्ना की स्थापना की थी। विद्वानों की संरचना के बारे में बात करें तो ये जो छत्रसाल थे स्वयं विद्वान थे, कवि थे और ब्रज भाषा में भक्ति और नीति कविताएं इन्होंने लिखी हैं। प्रमुख दरबारी कवि के बारे में बात करें तो भूषण, इन्होंने छत्रसाल दशक लिखी है। लाल कवि ने छत्र प्रकाश लिखी है। हरिकेश निवास और ब्रजभूषण, ठीक है, एक कई टाइप के कवि वगैरह हैं, विद्वान हैं। निर्माण कार्य के बारे में बात करें तो दुभिला का महल बहुत प्रसिद्ध है। मस्तानी महल, छत्र जो बाजीराव मस्तानी जो फिल्म थी ना, वो यहीं पे बनी हुई है, मतलब ये स्टोरी है यहाँ की। दुबेला महल, मस्तानी महल, छतरपुर नगर, मऊ सिंगोनिया के किले बनवाए थे इन्होंने। कला, स्थापत्य और संगीत को भी इन्होंने बढ़ावा दिया था। और विजय के कारण के बारे में बात करें अपन तो बुंदेलखंड के भौगोलिक ज्ञान इनको अच्छा खासा था। गुरिल्ला युद्ध नीति में परफेक्ट थे ये, और सैन्य प्रतिभा से लगातार सफलता प्राप्त की थी। इन्होंने क्या किया था कि जो सबसे मेन कारण था कि सफलताओं से बहुत सारी, अभी देखना कि 52 लड़ाइयाँ इन्होंने लगातार जीती थी। ठीक है, इसलिए इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। जो आसपास के जो ठाकुर, सामंत, जागीरदार होते थे उनकी सेना में शामिल हो गए। वहाँ की जो सेना उनको बुला लेते, उसके सहयोगी बन जाते थे। ठीक है, उनको मतलब एक क्या बोलते हैं संरक्षण टाइप का प्रदान करते थे। उन्होंने बुंदेलखंड में एकजुट होकर राजपूत शक्ति का निर्माण किया था। तो ये कार्य, सैन्य संगठन, इनके विस्तार के बारे में यहाँ तक वर्णन हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है छत्रपति शिवाजी और स्वामी प्राणनाथ का प्रभाव के बारे में यदि मैं बात करूं तो शिवाजी से प्रेरणा मिल गई थी 1667 के अंत में। जैसे कि देखा था जो राजा जयसिंह के साथ में दक्षिण अभियान पर, ये 16 वर्ष की आयु थी जब वे गए थे राजा जयसिंह के साथ में। तो शिवाजी महाराज से इनकी मुलाकात होती है और उनको बोलते हैं कि भाई आप राजनीतिक कूटनीतिक शिक्षा वगैरह देते हैं, और बोलते हैं कि बुंदेलखंड में जाकर स्वतंत्र युद्ध छेड़ने के लिए उनसे कहते हैं, और है ना स्वतंत्र संघ प्रेरित करते हैं, राजनीतिक प्रशिक्षण वगैरह देते हैं, है ना। कहावत भी कहते हैं, मतलब एक जो कमर में एक तलवार बांध करके बोलते हैं कि तुर्कों को अपने अंचल से बाहर निकालो, सेना का संगठन तैयार करो, भवानी का नाम लेकर प्रदेश के शत्रुओं से जूझ पड़ो, ब्रजनाथ तुम्हारी सदैव रक्षा करेंगे, इस टाइप से बोलते हैं। स्वामी प्राणनाथ से संबंध के बारे में बात करें तो इनका जो उपनाम है महराज होता है। जन्म 6 सितंबर 1618 में जामनगर गुजरात में होता है। ये जो प्राणनाथ होते हैं, स्वामी प्राणनाथ,
ये प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक होते हैं, है ना, इनसे आते हैं और इनके प्रवर्तक देवचंद्र कहते हैं। और प्राणनाथ की जो 1683 में छत्रसाल में से भेंट होती है। प्राणनाथ के बारे में अपन ने गौड़ाओं में भी पढ़ा था, हालांकि वहाँ पे इनको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, इसलिए छत्रसाल के यहाँ पाए जाते हैं ये। और इन अपन धार्मिक गुरु, ऐसे आध्यात्मिक गुरु बना लेते हैं इनको, और मरते दम तक इन्हीं के यहाँ पे रहते हैं, छत्रसाल के यहाँ पे प्राणनाथ होते हैं ना। तो प्राणनाथ की 1683 में मऊ में छत्रसाल से भेंट होती है और 1694 तक पन्ना में ही रहे हैं। प्राणनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया, छत्ता तोरे राज में धक धक धरती हो, छत्ता तोरे राज में धक धक धरती हो, जित जित घोड़ा मुख रहत तित फत्ते हो। यानी छत्ता तेरे राज में जो छत्रपति महाराजा जो छत्रसाल हैं, इनका जो राज है, यहाँ पर जैसे ही जाते हैं तो धरती भी धक धक कांपने लगती है। ठीक है, जिस तरफ इनका घोड़ा मुख करता है ना, उस तरफ ये जीत जाते हैं, मतलब उस क्षेत्र को जहाँ पर ये जाते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है। तो 1687 में प्राणनाथ ने छत्रसाल का राज्याभिषेक करवाया था और छत्रसाल ने पन्ना में प्राणनाथ मंदिर भी बनवाया है और अपना आध्यात्मिक गुरु भी माना है इनको। तो ये दोनों के बारे में बात हो जाती है। अब आते हैं मुगलों से संबंध और संघर्ष के बारे में बात करें। तो सबसे पहले औरंगजेब की विरुद्ध के बारे में बात करें, क्योंकि ये समकालीन होते हैं इनके, है ना। औरंगजेब ने ओरछा के मंदिर गिराने का आदेश दिया, जिससे छत्रसाल ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया इनके खिलाफ। तो बल दीवान होते हैं, चचेरे भाई होते हैं छत्रसाल के, तो इनका सहयोग प्राप्त हुआ था और औरंगजेब की दक्षिण व्यवस्था का लाभ उठा करके इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। सम्मान और उपाधियों के बारे में बात करें तो औरंगजेब ने 1706 में इन्हें राजा की उपाधि दी और 4000 का मनसब प्रदान किया था इनको। ठीक है, अली बहादुर शाह के बारे में बात करता हूँ। 1707 से 1200 के मध्य 5000 मनसब प्रदान की, राजा की उपाधि। देखो, यदि मैं बात करूँ किन के बारे में, औरंगजेब के बारे में 1706 में राजा की उपाधि, 4000 का मनसब। औरंगजेब का बहादुर शाह आता है तो 5000 का मनसब और राजा की उपाधि। फिर फर्रुख सियार आता है तो 6000 का जात का मनसब प्रदान करता है। ठीक है, मुगल सहयोग की नीति के बारे में 1710 में सिख विद्रोह के दमन में मुगलों का साथ दिया था उन्होंने। बाद के समय में मुगलों के प्रति उदार नीति अपनाई, जिससे उनके पुत्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। और जयसिंह और अफगानों के विरुद्ध कार्रवाई के बारे में बात करें तो 1713 में समाई जयसिंह मालवा का सूबेदार बनता है और छत्रसाल ने संपर्क किया और साथ मिलकर 1715 में अफगान विद्रोही दिलेर खान को पराजित किया। यदि मैं सांस्कृतिक और धार्मिक योगदानों के बारे में बात करूं यहाँ पे, तो छत्रसाल ने प्राणनाथ का मंदिर, धुबेला महल, मस्तानी महल, छतरपुर नगर आदि का निर्माण इन्होंने करवाया हुआ है। और ब्रज भाषा में भक्ति नीति काव्य भी रचे हैं। प्रमुख दरबारी कवि के बारे में बात करें तो भूषण, लाल कवि, हरिकेश, ब्रजभूषण आदि रहे हैं। इन भूषण के द्वारा जो रचित रचना है छत्रसाल दशक बहुत प्रसिद्ध रही है। पन्ना को स्थायी राजधानी के बारे में, जैसे कि एक पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, घने वनों और गौड़ आदिवासी क्षेत्र में स्थित पन्ना को 1675 में इन्होंने राजधानी बनाते हैं। मोहम्मद बंगा से संघर्ष और बाजीराव से सहायता के बारे में भी देख लिया उन्होंने। हालांकि जैसे इनकी वृद्धावस्था आ जाती है छत्रसाल की, तो ये बंगा राजधानी को घेर लेता है, तो छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव से सहायता मांगी। कहते हैं, जो बीती गजग्रह पर सो गत भइये आज, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी लाज। तो आगे मोधा का युद्ध होता है, तो बाजीराव ने बंगस को पराजित कर देते हैं मोधा के युद्ध में। छत्रसाल ने कृतज्ञता स्वरूप बाजीराव को अपना तीसरा पुत्र मानते हुए अपने राज्य का 1/3 भाग इनको दे दिया है, बाजीराव को दे दिया है। मराठों से संबंध के बारे में बात करें तो शिवाजी को अपना आदर्श मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से मुगलों के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष आरंभ किया था। बाजीराव प्रथम को कालपी, सागर, गुड़सराय, झांसी, गुना आदि रियासतें भेंट स्वरूप दी थी। इनका जो मृत्यु होती है 4 दिसंबर 1731 को, उससे पहले ही ये अपने जो रियासत होती है उसको 3 भागों में बांट जाते हैं। वो सबसे इनका ज्येष्ठ पुत्र होता है हृदय शाह, तो उसको पन्ना, कलिंजर, मऊ, गड़ाकोटा, शाहगढ़, ये जो रियासत होती हैं इसको दे जाते हैं हृदय शाह को। 32 लाख रुपए की इसकी अनुमानित राशि होती है। तो उनका दूसरा पुत्र जगतराज होता है, उसको जैतपुर, अजयगढ़, चरखारी, बिजावर,
सरीला, बूरागढ़, बांदा 35 लाख की अनुमानित वार्षिक आय होती है, तो इसको यहाँ पर दे जाते हैं। बाजीराव स्वीकृत पुत्र, इन तीसरा पुत्र कहते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने लास्ट में मोहम्मद बंगस जो रंगीला का सेनापति था इलाहाबाद में, उसको हराया था। इसलिए कालपी, हटा, अजयनगर, जालौन, सागर, गुसराय, झांसी, सिरौंज, गुना 39 लाख की अनुमानित वार्षिक आय होती है, तो इसको दे जाते हैं। परिणाम ये होते हैं कि बुंदेलखंड की कई रियासतें मराठा के आधिपत्य में आ जाती हैं और मराठा प्रभुत्व का अंत और अंग्रेज़ों का आगमन 1818 के टाइम पर हो जाता है। उस टाइम पे तीसरा अंग्ल मराठा होता है, तो मराठों की हार हो जाती है। मराठों ने अपने अधीन बुंदेलखंड की रियासतें अंग्रेज़ों को सौंप दी थी और यहाँ पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व हो जाता है। अगला आ जाता है इनका हृदय शाह आता है, इनका पुत्र होता है बड़ा वाला। तो रीवा के राजा अवधूत सिंह को हराते हैं और वहाँ से बुंदेली दरवाज़ा लेकर के आते हैं, बुंदेली दरवाज़ा बना देते हैं। चंदेरी बानपुर रियासत के बारे में बात करें 1800 में, सागर की मराठा सूबेदार रघुनाथ राव ने मोरोपंत को चंदेरी पर भेजा था। 1810 में जो सिंधिया को सेनापति जीन बैपिटिस्ट ने चंदेरी पर हमला कर मोर प्रहलाद को हरा दिया था। परिणाम चंदेरी पर सिंधिया का नियंत्रण हो जाता है और मोर प्रहलाद के पास केवल बानपुर बचता है। सागर, बानपुर और अंग्रेज़ों से सहयोग के बारे में जो भगत बली होते हैं सागर रियासत के और मर्दन सिंह बानपुर के होते हैं, तो चंदेरी और गड़ाकोटा को पुनः प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों से सहायता मांगते हैं लोग। मर्दन की भूमिका के बारे में देखें तो बुंदेला विद्रोह के प्रमुख मधुकर शाह को गिरफ्तार करवा करके अंग्रेज हैमिल्टन को सौंप देते हैं। जैतपुर रियासत के बारे में देखें तो छत्रसाल के जो द्वितीय पुत्र हैं जैतपुर जगतराज, उनको ये रियासत मिली थी 1732-48 तक यहाँ रहते हैं। उनके बाद उनका पुत्र आता पहाड़ सिंह, जैतपुर का शासक बनता है। पहाड़ सिंह के बाद में इनका पुत्र गजराज सिंह आता है, गजराज सिंह के बाद केसरी सिंह आता है। 32 से 48 तक जगतराज रहता है, 58 से 65 पहाड़ सिंह रहता है, 65 से 89 गजराज सिंह रहता है, केसरी सिंह 89 से 1813 तक रहता है। इनके समय बांदा के अली बहादुर और हिम्मत बहादुर के द्वारा चौथ वसूली और लूटपाट की जा रही, तो केसरी सिंह ने सुरक्षा हेतु 13 सितंबर 1812 को ईस्ट इंडिया कंपनी संधि कर ली थी और कंपनी से 12 ग्रामों की सनद प्राप्त कर ली थी। अगला केसरी सिंह का जो पुत्र होता है 5 वर्ष की आयु में राजा बनता है, नाम इनका राजा पारीक्षत। 1843 13 से 44 तक की बात करते हैं। तो माता भवानी ने संरक्षक नहीं बनाया था। 1820 में बहादुर सिंह की पुत्री रजो से इनका विवाह हो जाता है। आदर्श अर्जुन नौने अर्जुन सिंह सुगरा गांव के बहादुर युवक होते हैं। शिकार घुड़दौड़ के बहाने अन्य राजाओं से संपर्क बना रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट करने का प्रयास किया है। 1835 में बुढ़वा बंगाल मेला ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काशी में मनाया था। काशी मतलब आज का बनारस। तो योजनाकर्ता कौन था? काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह। भाग लेने इन्होंने क्या इनविटेशन दे दिया सब जगह, भैया कि बुढ़वा मंगल मेला आयोजित हो रहा है, आप यहाँ पे आइए। तो भाग लेने वाले पारीक्षत हो गए। इनका जो भतीजा था चरखारी नरेश रतन सिंह वो अन्य बुंदेलखंड के राजा थे। उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी अत्याचारों पर चर्चा करना है, स्वतंत्रता हेतु एकता पर का विचार करना है। तो 1836 में सूपा सम्मेलन होता है, बुंदेला विद्रोह की योजना बनाई जाती है यहाँ पे। तो चरखारी नरेश रतन सिंह के संरक्षण में योजना बनती है और 42 रियासतों के राजा और जागीरदार वहाँ पे उपस्थित होते हैं। सर्वसम्मति से पारीक्षत को विद्रोह का नेता चुना गया है। इसको ही अपन बुंदेला विद्रोह कहते हैं। देखो बुंदेला विद्रोह के बारे में भी बात करें तो क्या हो जाता है कि 1835 में बुढ़वा मंगल मेला आयोजन करते हैं काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह। ये सब जगह पे इनविटेशन देते हैं, निमंत्रण देते हैं कि भाई यहाँ पे बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर क्या होता था कि गंगा के घाट पर जो नाव डाली जाती थी, ऐसे एक टाइप से ऐसे उत्सव होता था नावों का, और सब लोग वहाँ पे सब यहाँ से जो लोग पारीक्षत गए थे, रतन सिंह वगैरह अन्य बुंदेलखंड के राजा वगैरह गए थे, और उन्होंने डिस्कस किया था कि कैसे अंग्रेज अपने पर अत्याचार कर रहे हैं, इन पर इनके खिलाफ कैसे इनको यहाँ से खदेड़ा जाए। तो इन सब की चर्चा हुई थी। फिर सेम चीज़ उन्होंने बुंदेलखंड में आकर के अपनाई थी। अंग्रेज अत्याचारों पर चर्चा, स्वतंत्रता हेतु एकता पर विचार। तो 1836 में जो सूपा सम्मेलन करते हैं चरखारी
कि नरेश रतन सिंह है ना, और 42 रियासतों के जागीरदार राजा वगैरह सब उपस्थित होते हैं। सर्वसम्मति से जो परिषद होते हैं इनको विद्रोह का नेता चुन लिया जाता है, और इसको ये अपन बुंदेला विद्रोह कह रहे हैं। चरखारी रियासत के बारे में बात करें अपन, जो 73 साल के पुत्र होते हैं जगतराज को प्राप्त होती है। नगर स्थापना जगतराज द्वारा चरखारी में मंगलवार को मंगलगढ़ दुर्ग बनाया था। मंगलवार को बनाया था इसलिए मंगलगढ़ दुर्ग कहते हैं। उत्तराधिकार का विवाद होने लगा है इसमें। जगतराज कीरत सिंह की उत्तराधिकारी बनाया गया था, तो गुमान सिंह ने इनका विद्रोह कर दिया था। ठीक है, फिर ऐसे तैसे सुलह हो गई थी, तो गुमान सिंह को बांदा अजयगढ़ मिल गया था और खुमान सिंह को चरखारी रियासत मिल गई थी। अब क्या हुआ था, ऐसे इन पे लड़ाई होती है आपस में। ठीक है, आक्रमण कर देते हैं ये एक। फिर क्या, गुमान सिंह का जो सेनापति अर्जुन सिंह होता है, नौने अर्जुन सिंह ने युद्ध में खुमान सिंह की हत्या कर देती है और चरखारी ऐसा ही हो जाता है। यदि मैं बात करता हूँ कहाँ पे, खुमान सिंह के बाद उनका पुत्र विजय बहादुर बनता है, चरखारी का राजा होता है वो। 1789 में विजय बहादुर ने अली बहादुर और हिम्मत बहादुर से सहायता मांगी थी, और इन्होंने फिर नौने अर्जुन सिंह को मार। देखो, नौने अर्जुन सिंह ने क्या किया था, खुमान सिंह को मारा था। ठीक है, और इन्होंने इसको मार दिया था। 29 जुलाई 1804 की बात थी। शमशेर बहादुर से सुरक्षा हेतु कंपनी के प्रतिनिधि जॉन बैली से सुरक्षात्मक संधि हो जाती है। विकास कार्य में ईसानगर का तालाब और विजय सागर का तालाब का निर्माण करा देता है कौन, विजय बहादुर। 1829 में रतन सिंह ने राजा बनते हैं और उनके काका परीक्षित ने उत्तराधिकार का विरोध करते हैं वो। तो बुंदेला विद्रोह के दौरान रतन सिंह ने परीक्षित को पकड़वाने में सहयोग दिया। तो लोकगीत कहते हैं कि सबरे राजा जुरे चरखारी बुढ़वा मंगल कीन और पुन सब बैठ जाए गड़ियन में परीक्षित को मुरादीन। यानी ये लोगों ने सबने क्या किया था, बुढ़वा मंगल में चरखारी में सब लोग राजा इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे बुढ़वा मंगल मेला का आयोजन करते हैं। परिवार जो जितने सारे राजा होते हैं वो वापस अपने गढ़ी होते हैं, किले होते हैं, उनमें वापस चले जाते हैं। केवल जो परीक्षित राजा होता है मोहरा के रूप में खड़ा रह जाता है अकेला अकेला। चिरगांव रियासत का इतिहास के बारे में बात करें तो ओरछा के नरेश वीर सिंह देव होते हैं। इनके प्रथम के पुत्र मोहकम सिंह को चिरगांव जागीरी मिलती है, और 1713 में भगत सिंह चिरगांव की गद्दी पर बैठते हैं। स्वतंत्र राज्य की मांग पर 27 नवंबर 21 को लेमूडी से संधि होती है। 11 अप्रैल 23 में 10 गांवों की सनद भगत सिंह को मिलती है। 15 अप्रैल की बात थी तो अंग्रेजों द्वारा 2 पालतू मोर मारने पर भगत सिंह ने अंग्रेजों पर हमला कर देते हैं वो। और 17 से 21 अप्रैल 41 में अंग्रेजों ने चिरगांव पर आक्रमण किया और उनका पुत्र मारा गया था। तो भगत सिंह फिर ओरछा से भाग जाता है। बाद में जैतपुर के राजा परीक्षित के पास से जाते हैं ये। तो 42 में बुंदेला विद्रोह में भगत सिंह हो गए, परीक्षित हो गए, मधुकर शाह आदि ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और परिणाम हुआ था कि चिरगांव का कंपनी में विलय हो जाता है। एक सागड़ रियासत आती है आगे जा करके। पन्ना नरेश छत्रसाल का जो पुत्र है हृदय शाह, इनको सागड़ रियासत मिलती है। हृदय शाह के पुत्र होते हैं कौन, सभा सिंह, ये बनते हैं राजा बनते हैं। 1744 में मराठा दबाव में सभाष सिंह ने रियासत पृथ्वीराज को सौंपी थी, और पृथ्वीराज ने गड़ाकोटा प्राप्त किया था और पेशवा से सनद प्राप्त की थी, सागड़ को राजधानी बना लिया था। उनके बाद उनका पुत्र हरि सिंह राजा बनता है 72 से 85 के बीच, 1772 85 के बीच में। और हरि सिंह ने गड़ाकोटा को राजधानी बनाकर कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। सागड़ और गड़ाकोटा का ऐतिहासिक विवरण 84 से 58 तक दिया होता है। बात करें मर्दन सिंह के बारे में तो 1784 1810 तक इस राजा रहते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। गड़ाकोटा और सागड़ के महलों का निर्माण करते हैं। 1808 में मालथौन का दुर्ग निर्माण करते हैं, और 1809 में रघुजी भोंसले ने गड़ाकोटा पर आक्रमण किया जिसमें मदन सिंह की मृत्यु हो जाती है। अर्जुन सिंह के बारे में बात करें 1810 से 42 तक सिंधिया से सहायता लेते हैं, राज्य का आधा भाग देना पड़ता है इनको। गड़ाकोटा सिंधिया का अधीन होता है। कर्नल जीन बैप्टिस्ट को वहाँ का प्रबंधक नियुक्त कर देते हैं और सागड़ को राजधानी बना लेते हैं। 11 मार्च 1818 को ब्रिटिश सरकार ने सागर नर्मदा क्षेत्र में विलय कर दिया था इसका। 5 दिसंबर 1835 को कर्नल श्रीमेन ठग समस्या पर समाधान हेतु सागड़ आते हैं, और 42 में बुंदेला विद्रोह का समर्थन देते हैं। 3 जून 42 को इनकी मृत्यु हो जाती है। बकतवली 1842 से 58 में अर्जुन सिंह के भतीजे और गोद लिए पुत्र होते हैं। अंग्रेजों से गड़ाकोटा क्षेत्र वापस पाने की चाह में विद्रोहियों को
ये धोखा दिया उन्होंने, है ना। और तो 22 दिसंबर 42 को हीरापुर के हृदय शाह को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप देते हैं और अंग्रेजों से वादा पूरा न हो पर फिर दोबारा से असहयोगी बन जाते हैं। फिर जब 57 की क्रांति होती है, इसमें बानपुर के राजा मर्दन सिंह और रानी लक्ष्मीबाई के साथ त्रिगुट बनाते हैं ये लोग। फिर इनका जो भगत बली का जो होता है ना सेनापति बुदन उसने गढ़ाकोटा पर दोबारा से अधिकार कर लेता है। और 11 फरवरी 1858 में अंग्रेज जनरल हीरोज ने गढ़ाकोटा पर कब्जा कर लेते हैं। 4 मार्च 58 में सागड़ पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और 6 जुलाई 58 में भगत बली ने आत्मसमर्पण कर देता है। इस टाइप से कुछ पॉइंट हो जाते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।